पिछले 3-4 दिनों में भारत के एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश में उथल-पुथल का माहौल है और वहाँ पे बहुत ही नाटकीय परिवर्तन हमें देखने को मिले। वहाँ की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि आज से 4 दिन पहले तक उस देश की बहुमत से चुनी गई चौथी बार प्रधानमंत्री बनी थी, उनको एक छात्र आंदोलन के कारण देश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। इसकी ये जो घटना घटित हुई है, इसके पीछे वैसे तो तत्कालिक कारण आरक्षण की अधिक सीमा को बताया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो मुख्य वजह है, जो मेन मुद्दा है, वह आपको बता देते हैं। बांग्लादेश में 1971 में जब से उसका गठन हुआ, 30% के करीब आरक्षण जो मुक्ति वाहिनी सैनिक या फिर जो उस समय के स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन में शरीक हुए थे, उनको और उनके परिवार के लोगों को दिया जाता है सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में। यह आरक्षण 2018 में ऑलरेडी खत्म किया जा चुका था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण पुनः से इस आरक्षण को लागू कर दिया जाता है, जिसके विरोध में पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अंततः इस आरक्षण को वापस लिया जाता है, सरकार इस आरक्षण को वापस लेती है, लेकिन प्रदर्शन नहीं रुकते हैं और उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि पिछले 3-4 दिन पहले वहाँ की प्रधानमंत्री को जान बचाकर बांग्लादेश से भाग के भारत में शरण लेनी पड़ी। तो क्या एक छात्र आंदोलन और आरक्षण इतना घातक साबित हो सकता है कि पूरे देश का तख्ता पलटी कर दिया जाए? इस पूरे प्रकरण में कई घटक शामिल हैं। यह तो तस्वीर का एक पहलू है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि एक छात्र आंदोलन की वजह से एक देश की सरकार गिर गई और उनके प्रधानमंत्री को भारत में शरण लेनी पड़ी। लेकिन इस पूरी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले बांग्लादेश के गठन की पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। 1971 में बांग्लादेश, जो कि तब तक ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता था, पाकिस्तान से टूटकर एक अलग देश के रूप में विश्व मानचित्र में उभरा। बांग्लादेश के गठन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत का था। भारत ने बांग्लादेश के गठन में हर तरीके से सहायता की। उनकी जो क्रांतिकारियों की, आंदोलनकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की जो फौज थी, जिसको मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना जाता है, उनको ट्रेनिंग देने से, हथियार देने से लेके डायरेक्ट भारत पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेके 1971 में कन्वेंशन वॉर भी हो चुकी है, जिसमें कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था और पाकिस्तान इस युद्ध में बुरी तरह से हारा था। पाकिस्तान यह युद्ध तो हार गया और एक नए देश बांग्लादेश का गठन भी हो गया, लेकिन उसी बांग्लादेश में बहुत से ऐसे लोग तब भी थे और अब भी हैं जो पाकिस्तान परस्त थे, या फिर जिन्हें भारत का बांग्लादेश में सीधा हस्तक्षेप समझ में नहीं आया, या एक अलग बांग्लादेश के गठन के वो खिलाफ थे। उन लोगों ने और वैसी मानसिकता के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के 17 सदस्यों को 1975 में असैसिनेट कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। उनके सारे परिवार के सदस्यों के साथ, जो भी उस समय बांग्लादेश में मौजूद थे, सिर्फ उनके 2 बेटियां इससे बच गईं, क्योंकि उस समय वो विदेश में थी। एक जो कि अभी हमारी वर्तमान प्रधानमंत्री जो रह चुकी, जो कि अब निर्वासित हो चुकी हैं, जिनको देश छोड़ना पड़ा, शेख हसीना, और उनकी बहन, ये दोनों चूंकि उस समय विदेश में थी, इसलिए इनकी हत्या नहीं हुई और यह बच गई। उसके बाद बांग्लादेश में टाइम टू टाइम मिलिट्री रूल आता रहा, जैसे कि पाकिस्तान में। इसके पहले भी बांग्लादेश में कई बार तख्ता पलट हो चुका है। यह तो बात हुई बांग्लादेश में कि क्या चीजें पहले हुई और उसके पीछे कौन लोग शामिल थे।
इन सारे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का, खास तौर पर पाकिस्तान और चीन का हाथ था। लेकिन अभी जो वर्तमान की घटना है, इसमें कहा जा रहा है कि इसके पीछे चीन के साथ साथ अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। और पाकिस्तान तो हमेशा से ही चाहता है कि उसका कोई भी पड़ोसी देश स्थिरता से न रह सके, विकास न कर सके। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज गौर करने लायक है कि तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, कारण आरक्षण था, जिसको बाद में वहां की सरकार ने हटा भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया और फिर हटा। लेकिन सबसे बड़ा विक्टिम इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश में रहने वाला वो 7% हिंदू समुदाय है, जिसके घरों में आज आगजनी की जा रही है। अगर हम म्यांमार की बात करें, वहां पे भी एक तरह से सैनिक शासन हमेशा रहता है, सैन्य शासन रहता है। श्रीलंका में भी कोई बहुत स्थिर सरकार नहीं, श्रीलंका तो खुद ही चीन के द्वारा एक तरह से कर्ज के जाल में उलझा दिया गया है कि वह तो अपने से कोई निर्णय नहीं ले सकता। ले देखिए भूटान और नेपाल बचे। भूटान से हमारे संबंध ठीक है, लेकिन वो खुद ही हमारे ऊपर आश्रित है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी विदेश नीति के लिए। और नेपाल में भी आए दिन भारत विरोधी स्वर उठते रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर एक और देश जहां पे अभी तक भारत हितैषी या भारत परस्त सरकार थी, उसका जाना भारत के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो भारत से रिएक्शन आ रहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखें, अभी आज या कल की ही डेट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत में भी इस तरह की घटना हो सकती है, क्योंकि भारत की जो वर्तमान सरकार है वह भी निरंकुश है और यहाँ भी जनता और छात्र, उन्होंने घुमा फिरा किसी को बोला कि तख्ता पलट हो सकता है एंड ऑल। डायरेक्ट उन्होंने इस बात को नहीं कहा, लेकिन उनके बाद का मंतव्य यही निकलता था। इससे हमारे देश के जो विपक्षी दल है, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी, उसकी मानसिकता समझ में आती है कि वह भी सत्ता में आने के लिए हो सकता है कि धीरे धीरे अंदर ही अंदर कुछ ऐसा खेल करे जिससे कि भारत के लिए भी एक अस्थिरता का माहौल क्रिएट हो। इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई उसके पीछे 2 या 3 मुख्य कारण हैं, जिसको आप संक्षेप में समझिए। पहला, आरक्षण। भारत में आरक्षण को लेके बहुत से राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही टिका हुआ है। आज की डेट में ही कांग्रेस और कई बड़ी पार्टियां भाजपा के अलावा जातीय जनगणना की बात करती हैं, फिर उस हिसाब से जातिगत आधार पर आरक्षण को बढ़ाने घटाने की बात करेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि भारत में सेकुलर सरकार होने के बावजूद, यहाँ पे सभी नागरिकों को समान अधिकार है, इसके बावजूद कई ऐसे तत्व हैं जो भारत में इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी मानसिकता को कांग्रेस पार्टी ने भी हमेशा पुष्ट किया है, जिसका सीधा सीधा उदाहरण आपको 1980 से 1985 के बीच में अगर आप पंजाब की घटना का उदाहरण लें तो जो खालिस्तान आंदोलन हुआ था उससे आपको पता चलता है। खालिस्तानियों को बनाने का पूरा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता, जिसकी वजह से बाद में उनकी ही हत्या हो गई और वो अपने खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर गई। अभी जो कांग्रेस गवर्नमेंट या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी यही कार्य कर रही हैं, वो येन किन प्रकार सत्ता में आना चाहती हैं। अब अगर बांग्लादेश पे हम वापस बात करें तो अगर बांग्लादेश में एक स्थायी सरकार का गठन नहीं होता और खास तौर पे सरकार ऐसे तत्वों से मिलकर नहीं बनती जो कि भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हों या वह भारत की चीज़ों को समझते हुए
भारत के हित को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लेने वाले अगर नहीं होते हैं, तो भारत अभी तक तो 2 मोर्चों पे जूझ रहा था, सामरिक तौर पे और रणनीतिक तौर पे, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ चीन। अब उसके लिए तीसरा मोर्चा भी खुल जाएगा और जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। यह बात आपको बहुत अजीब लग सकती है या लग सकता है कि मैं भारत को कम करके आंक रहा हूँ, लेकिन भारत 3 मोर्चों पे एक साथ युद्ध लड़ने में सक्षम नहीं है। इनफैक्ट अगर 2 मोर्चों पे भी एक साथ युद्ध होता है और भारत की जो वर्तमान तैयारी है उसको अगर हम ध्यान में रखें तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और चीन और पाकिस्तान ये चाहते हैं कि भारत हर तरीके से परेशान रहे और कमजोर रहे। हमारे देश के अंदर जो एक तरह से देखा जाए तो ऐसे तत्वों की बहुतायत है जिनके लिए अपना खुद का हित, स्वहित, देश हित से ऊपर है, और इसका वो बार बार उदाहरण भी देते हैं अपने वक्तव्यों से, अपने क्रियाकलापों से। आज बांग्लादेश में जो घटना घटित हुई है उससे हमें यह सबक लेना चाहिए कि अगर हम इसी तरीके से आरक्षण, जातिवाद, धर्म आदि को लेके आपस में लड़ते रहेंगे तो कल को हमारा देश भी, जो कि आज 7%, 8% के दर से तरक्की कर रहा है और विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा तेज GDP ग्रोथ वाला देश है, उसकी हालत भी कहीं बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जैसे तीसरी दुनिया के देशों के बराबर ना हो जाए। और अगर देखा जाए तो आज भी भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, या जिनके लिए छोटे छोटे मुद्दे भी इतने महत्वपूर्ण अभी भी हैं कि अगर उनका किसी ने पॉलिटिकल मिसयूज करना चाहा और अगर वो कर ले गया तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम लोग चाहे लाख कितना भी आपस में लड़ लें और हम ये कहें कि हम ये तो हमारा आंतरिक मामला है और हम जब बाहर क्या कोई अगर ऐसा मसला होता है तो हम एकजुट हैं अपने देश को लेके, लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं वह भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं, जैसा कि बांग्लादेश के मामले में हुआ कि अगर आपका हर छोटे बड़े मुद्दे पे मतभेद रहेगा, साथ ही आप अपने निजी हित को देश हित के ऊपर रखेंगे, तो हमें आपस में लड़ा कर ही कल को वह यहाँ भी कोई बहुत बड़ा ऐसा कांड कर सकती हैं। और भारत जो कि बहुत मुश्किल से उसने 200 साल की गुलामी के बाद आज़ादी हासिल की और पिछले 70-80 सालों में जो इतनी तरक्की उसने की है वो सब मिट्टी में मिल सकता है। और आखिरी बात कि हम इस बात को स्वीकारें चाहे ना स्वीकारें, आज तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि हम सनातन धर्म वालों को एकजुट रहना चाहिए। और बांग्लादेश में आज जो ये स्थिति हुई है उसके बाद जो वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उससे हमें सबक लेना चाहिए, इतिहास से भी हमें सबक लेना चाहिए और हमें आपस में छोटे छोटे मुद्दों में लड़ने की जगह एकजुट होकर खुद को और देश को मजबूत करना चाहिए। यह देश सभी का है, मैं ये नहीं कह रहा कि यह सिर्फ हिंदुओं का देश है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग पारस्परिक भाईचारे से रहते हैं, लेकिन यह तभी तक हो सकता है जब तक कि हिंदू मेजॉरिटी में हो, हिंदू सत्ता में हो। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है, अगर आप पूरे विश्व का मैप उठा के देख लें तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक देश दिखेगा जिसको सही मायने में पता है और वह उस चीज़ को अपने आचरण से, व्यवहार से पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पे पिछले सैकड़ों सालों से पेश करता रहा। वह देश भारत है। आप एक भी इस्लामिक देश का नाम बता दीजिए जो कि धर्मनिरपेक्ष हो, ऑन पेपर भी हो या अपनी एक्टिविटी से भी हो, कोई नहीं है। एक ईसाई देश का नाम बता दीजिए कि जहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव ना हो रहा हो, इंक्लूडिंग USA जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा डेवलप देश माना जाता है।
तो ये में रखते हुए ही उनके सारे निर्णय होते हैं और वो उससे इतर हट के कोई निर्णय नहीं ले सकते। बट भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में लिखा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और प्लस वो एक सेकुलर राष्ट्र है। लेकिन आज की डेट में कुछ लोग भारत को यह साबित करने में जुटे हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र की तरफ वो बढ़ रहा है, भारत एक अल्पसंख्यकों पे भारत पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है और साथ ही साथ भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़रा ज़्यादा दूर नहीं, बगल में बांग्लादेश ही अभी जाके देख लें, वहाँ के घटनाक्रम से सबक ले लें। और अगर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है इसके जाने में तो एक बार जितनी अरब कंट्रीज़ हैं उनके बारे में अध्ययन कर लें कि वहाँ पे अल्पसंख्यकों के कितने अधिकार प्राप्त हैं और वो किस तरीके से, जो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग एक साथ सब कुछ करने का हमें एक बराबरी का अधिकार है, वो अधिकार उनको है कि नहीं है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को अपनी सामरिक क्षमता को बढ़ाने में अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारत का जो अभी डिफेंस बजट है वो चाइना से तकरीबन 1/3 है और चाइना भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, खुद भी है और आसपास के छोटे देशों को लेके वह भारत को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा नया नया षड्यंत्र रचता रहता है। तो अगर हमने अपने डिफेंस पे ध्यान नहीं दिया, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी भी हो चाहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, तो कभी भी कुछ भी ऐसा बड़ा घटनाक्रम अगर भारत में घटित होता है तो फिर हम हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे अंत करना चाहूँगा कि जो हमें इस देश में एक मौका मिला है एक खुली हवा में सांस लेने का, एक सेकुलर राष्ट्र में जन्म लेके सबको बराबरी के अधिकार मिले हैं, हर तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है, उसकी कद्र करते हुए आपस में लड़ना बंद करें और भाईचारे को बनाते हुए अपने देश के विकास में सहयोग करें और साथ ही साथ देश को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिला के सारे देशवासी इस बात का संकल्प लें कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब हों, हम अपने देश को न टूटने देंगे, न हम उसको कभी भी इस तरीके से ऐसे षड्यंत्रों का शिकार होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।